हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के पार्ट में हम कवर करने वाले हैं हमारा क्लास 8 से चैप्टर नंबर 3 है ज्योग्राफी से मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर से रिलेटेड मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज चैप्टर से रिलेटेड हम अपनी दो वीडियो पहले देख चुके हैं। अभी ये वीडियो का हमारा 3rd पार्ट होगा। इससे पहले हम मिनरल्स का टॉपिक अपना इंक्लूड कर चुके हैं जिसमें हमने मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के हैं, मिनरल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के बारे में देखा, कैसे उनको ज़मीन से बाहर निकाल कर यूज़ करते हैं, उनको निकालने के मेथड क्या क्या है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में, यूजेज ऑफ मिनरल्स के बारे में एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट के बारे में हमने देखा था। और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के जो पार्ट थे वो हम अपनी दो वीडियो में इंक्लूड कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा पावर रिसोर्सेज से रिलेटेड, लेकिन एक बार हम मिनरल्स के बारे में भी देखेंगे कि जो पार्ट हमने दो वीडियो में कवर किया है उसको रिव्यू करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिनरल्स क्या होते हैं? ए नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज ए मिनरल। मतलब एक नेचुरल अकरिंग होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है केमिकल कंपोजिशन की, उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। ह्यूमन का इसमें कोई इंट्रैक्शन नहीं होता। मिनरल्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि हर जगह बिल्कुल इवनली हर जगह एक जैसे ही हो। अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग मिनरल मिलते हैं, कहीं पर रॉक फॉर्मेशन के एरिया में और तो कहीं और एरिया में। ओके, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता है, उनकी लोकेशन के बारे में हमें पता है और हम उन तक पहुंचकर उनको यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जहां तक हम आज तक नहीं पहुंच पाए हैं, जैसे आर्कटिक ओशियन बेल्ट हो गई और अंटार्कटिक हो गया। ठीक है, तो ये एरिया ऐसे है जहाँ पर हम आज अब तक हम मिनरल्स को, ये तो पता है हमें कि वहाँ पर भी मिनरल्स हैं, लेकिन उनको उन तक पहुँचना, उनको यूज़ करना, ये सब हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। कहाँ पर कौन सा मिनरल मिलेगा ये उनकी जियोलॉजिकल कंडीशन पर डिपेंड करेगा, जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। ओके, उनको हम अलग अलग डिफरेंट टाइप में डिवाइड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनते हैं, ह्यूमन के इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में हमने देखा था मिनरल्स 2 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। ओके, वैसे तो 3000 मिनरल्स है, ओवर 3000 मिनरल्स है, 3000 से ज़्यादा मिनरल्स है, लेकिन उनको हम अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, बेसिक द कंपोजिशन, हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक को फिर हम 2 फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं, फेरियस और नॉन फेरियस। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को निकालने के 3 मेथड होते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। माइनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। मेटेलिक मिनरल वो मिनरल होते हैं जिनमें मेटल इंक्लूड होती है, मेटल हार्ड होती है इसलिए, और साथ में वो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास भी होने देती है, साइन भी करती है। एग्जाम्पल आयरन और बॉक्साइट और मैग्नीज। मेटेलिक मिनरल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फेरियस और नॉन फेरियस। फेरियस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन इंक्लूड होता है, जैसे आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट। नॉन फेरियस मिनरल वो होते हैं जिनमें आयरन इंक्लूड नहीं होता, लेकिन वो मेटल होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड। नॉन मेटेलिक मिनरल वो होते हैं जिनमें मेटल इंक्लूड नहीं होती, जैसे लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम। मिनरल फ्यूल को भी हम नॉन मेटेलिक मिनरल में ही इंक्लूड करते हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम। मिनरल्स को निकालने के 3 मेथड हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग में हम क्या करते हैं कि जो रॉक फॉर्म होती है मिनरल्स की, उनमें से हम मिनरल्स को निकालते हैं। अगर रॉक फॉर्म में भी क्या, अगर सैलो डेप्थ में मिनरल है तो उसके लिए हम ओपन कास्ट माइनिंग का यूज़ करेंगे। अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ग्रेट है, तो उसके लिए हम सॉफ्ट माइनिंग का यूज़ करेंगे। अगर हम नेचुरल गैस या पेट्रोलियम को अर्थ लेयर के, अर्थ सरफेस के नीचे से निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम ड्रिलिंग का यूज़ करेंगे। अगर मिनरल्स बिल्कुल अर्थ सरफेस पर ही है, बिल्कुल ऊपर ही है,
उनको हमने ईजिली डक किया और निकाल लिया, तो वो मेथड होगा हमारा क्वेरिंग। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, जिसमें हमने देखा था कि मिनरल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स में होते हैं। वैसे हमारी जो 3 इंपॉर्टेंट रॉक्स है वो है इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। मेटेलिक मिनरल कौन कौन सी रॉक्स में मिलते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ओके, और बाकी के जो नॉन मेटेलिक मिनरल होंगे वो हमें कहाँ पर मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स में। ओके, और साथ में जो फ्यूल होते हैं, मिनरल फ्यूल होते हैं, वो भी हमें कहाँ पर मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स में। उसके बाद हमने देखा था कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, तो उसके बारे में हमने देखा था। ये पार्ट हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, ओके, पाइप्स बनाने में, कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ हम ऑटोमोबाइल बनाने में, एयरप्लेन में, बोटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग्स में और किचन कुकवेयर बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं? मिनरल्स का। ओके, क्योंकि हमें पता है मिनरल्स एक नेचुरल रिसोर्स है, अकॉर्डिंग टू नेचर बनते हैं और इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए अगर एक बार ये मिनरल्स ख़त्म हो गई तो इनको दोबारा बनने में हजारों साल लग जाएंगे, और इसलिए हमें इनको बचा कर रखना है, या इनका यूज़ जो है वो एक लिमिटेशन में करना है, ओवर यूज़ नहीं करना। ओके, तो हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं मिनरल्स को, तो उसके बारे में, तो कंजर्व करने के लिए हमने 3 मेन बातें पढ़ी थी यहाँ पर: रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ओके, तो रीयूज में हमने क्या किया था कि मिनरल से जो भी चीज़ें बनती है, मेटल से जो भी चीज़ें बनती है, कोशिश करें कि उनको दोबारा से हम यूज़ कर सकें। रिड्यूस में हमने देखा था कि जो भी चीज़ें बनती है मिनरल से, उनको बनाने में जो भी जितनी भी क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं मिनरल्स की, अगर वो कम में बन रहा है तो कोशिश करें कि वो कम में बनाएं। उनकी जो क्वांटिटी है उसमें जितने भी मिनरल्स को हमने यूज़ करना है उसकी क्वांटिटी को हम थोड़ा कम कर दें, रिड्यूस कर दें। रिसाइकल में हमने देखा था कि एक बार अगर हमने किसी चीज़ को, किसी मेटल को यूज़ कर लिया है तो दोबारा से हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। दोबारा से हम उसको फैक्ट्री में दोबारा से उस मेटल को बिल्कुल मेल्ट करके और फिर उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कंजर्व होंगे मिनरल्स, हमें बार बार मिनरल्स को निकाल कर और उनको दोबारा से उनसे चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पहले से ही जो मिनरल्स हैं उनको मेल्ट करके और फिर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इससे मिनरल्स कंजर्व होंगे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है पावर रिसोर्सेज के बारे में। पावर एनर्जी जो होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, एक विचुअल रोल, मतलब हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सभी को पता है कि पावर एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, आज की लाइफ में अगर हम देखें तो हर चीज़ पावर पर डिपेंड है, हर चीज़ एनर्जी पर, लाइट पर डिपेंड है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो या डिफेंस हो, मतलब कोई भी काम हो, सब किस पर डिपेंड है? पावर पर डिपेंड है। ओके, और पावर को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में। सबसे पहले हमारे पास आता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब क्या है? कन्वेंशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम से हम उनको यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे फायरवुड हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, आर द 2 मेन कन्वेंशनल एनर्जी। ओके, फायरवुड के बारे में हम देखते हैं, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? कुकिंग में और हीटिंग में। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर कम फ्रॉम फायरवुड। ओके, तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो मोर देन 50% ऑफ एनर्जी, मतलब आधे से ज़्यादा जो पार्ट होता है हमारी एनर्जी का, और वो भी विलेज में, वो कहाँ से आता है? फायरवुड से आता है। रिमेन द प्लांट्स एंड एनिमल विच आर बरीड अंडर द अर्थ फॉर millions of years got covered by the heat and pressure into fossil fuel. Fossil fuel such as coal, petroleum and natural gas are the main source of
कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो फायरवुड जो था वो तो हमने देख लिया कि जो लकड़ियाँ होती है उनसे जो एनर्जी हमें मिलती है, उनसे जो हीटिंग हमें मिलती है उसका यूज़ करते हैं। और बाकी जो फॉसिल फ्यूल होता है उसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं कि क्या होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर पहले, मतलब इनको बनने में, जो फॉसिल फ्यूल है उनको बनने में मिलियंस ईयर लग गई, लाखों साल लग गई, ठीक है। लाखों साल पहले ये अर्थ लेयर के नीचे दब गए थे और हीट और प्रेशर की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल में। और जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, फॉसिल फ्यूल के। द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, इनका जो रिजर्वेशन होता है, मतलब जो ये मिनरल्स है, फायरवुड हो गया, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो है वो लिमिटेड है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ दियर फॉर्मेशन। ओके, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है और इनको कंज्यूम कर रही है, वो इतना ज़्यादा है कि इनको फॉर्मेशन, इनको बनने में जो टाइम लगता है वो बहुत कम है। मतलब सीधी बात ये है कि जो कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं उनको बनने में बहुत कम टाइम लग रहा है, लेकिन उनको यूज़ करने के लिए जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ही ये क्या हो जाए, ख़त्म भी हो जाए, ठीक है। समझ आ गया। मतलब जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, मतलब पहले तो सबसे पहले ये बताना है कि काफ़ी टाइम से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, फायरवुड और फॉसिल फ्यूल दो इसमें इंक्लूड होते हैं। फायरवुड में तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि हमने लकड़ियाँ इकट्ठी की, उसको हमने जलाया और उसने कुकिंग की या हीटिंग की, वो हो गया फायरवुड से जो हम एनर्जी लेंगे। उसके बाद फॉसिल फ्यूल में हम कोल, पेट्रोलियम को इंक्लूड करते हैं और इसकी वजह, मतलब इनमें क्या है कि ये लिमिटेड स्टॉक है, ये ख़त्म हो जाएंगे। जैसे अगर हमने इनको ज़्यादा यूज़ किया तो ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, इतनी जल्दी से बढ़ रही है कि इनकी फॉर्मेशन की रेट बहुत धीरे है, तो जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कोल हमारे पास आता है, दिस इज़ द मोस्ट एबुडेंटली फाउंड फॉसिल ऑयल, ठीक है। ये बहुत ही, मतलब बहुत कम, कहीं कहीं पर ही मिलता है हमें। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और कोल का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल में करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, ओके, स्टीम इंजन में करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हम कोल का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है, कोल से बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर बोलते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे आर फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर अगो व्हेन गेंट फर्न एंड स्वैम्स गोट बरीड अंडर द लेयर ऑफ द अर्थ। जो कोल हम आज यूज़ कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में हम कोल यूज़ कर रहे हैं, इसको बनने में लाखों साल लग गए हैं। लाखों साल पहले जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो अर्थ लेयर के नीचे दब गए थे, जिसकी वजह से हीट और प्रेशर की वजह से हमें लाखों साल लग गए और उसके बाद हमें क्या मिला है, कोल मिला है। कोल इज़ देयरफॉर रेफर टू द बरीड सनसाइन, ओके। तो अगर आपसे पूछे कि बरीड सनसाइन किसको हम बोलते हैं, कौन बरीड सनसाइन के नाम से फेमस है, तो वो क्या है, कोल। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन कौन सी है, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, इंडिया में कोल प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर होता है, रानीगंज, जारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड, ओके। तो ये स्टेट दे रखे, मतलब ये एरिया दे रखे हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, और ये जो कंट्री दे रखी है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जहाँ पर कोल प्रोडक्शन होता है। जो हम सोच समझ के फ्यूसिल फॉइल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने किसी टैप को ऐसे ही छोड़ दिया है जिसमें से पानी निकल रहा है और वो कभी भी सूख सकता है। तो अगर फॉसिल फ्यूल को भी हमने ऐसे ही यूज़ किया, उनको लिमिट में यूज़ नहीं किया, तो एक दिन वो भी ख़त्म हो जाएंगे। दिस हैड लीड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस
नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव ऑफ फ्यूसिल फॉइल। इसके अलावा अगर हम फ्यूसिल फॉइल को यूज़ ना करके जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनका यूज़ करें तो वो भी फ्यूसिल फॉइल के एज ए अल्टरनेटिव हमारे लिए काम कर सकते हैं। ओके, तो फ्यूसिल फॉइल को हम बहुत ही लिमिटेड यूज़ करें, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनका हम ज़्यादा यूज़ करें, तो उसकी वजह से उससे क्या होगा कि जो फ्यूसिल फॉइल है, जो कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के, उनको हम लंबे टाइम तक बचा कर रख सकते हैं। तो ये था हमारे पास टॉपिक जिसमें हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखा कि जो कन्वेंशनल सोर्स कौन कौन से होते हैं पावर के लिए, पावर जनरेशन के लिए। तो उसमें हमने देखा फायरवुड के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, कोल के बारे में, और उसके बाद हमने देखा नेचुरल गैस के बारे में। तो ये सब हमारे पास किस में आएगा, ये सब आएंगे हमारे कन्वेंशनल सोर्स में। कन्वेंशनल सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनको हम लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और इनको बनने में, इनको दोबारा से रिटेन होने में, दोबारा अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो दोबारा बनने में इनको लाखों साल लग जाएंगे। ओके, तो इनका यूज़ भी हमें एक लिमिटेशन में करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर ये रिजर्व रह सके। अगर इनके कोई अल्टरनेटिव है, अगर हम इनकी जगह पर नॉन कन्वेंशनल सोर्स को यूज कर सके तो हमें उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, ताकि जो कन्वेंशनल सोर्स है, फ्यूसिल फॉइल है, उनको हम लंबे टाइम तक बचाकर रख सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइडल पावर के बारे में। ओके, तो हाइडल पावर क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, और कैसे कहाँ पर यूज़ करती है, कहाँ कहाँ पर बनती है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम। जो रेन वाटर होता है या जो रिवर वाटर होता है उसको हम क्या कर लेते हैं कि एक डैम में स्टोर कर लेते हैं। इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट, और क्या करते हैं उसको बहुत ज़्यादा हाइट से, ठीक है, जो हाइडल पावर होती है उसको हम बहुत ज़्यादा हाइट बनाने के लिए पहले पानी को इकट्ठा कर लेते हैं डैम में, और उसके बाद फिर हम हाइट से उसको नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, नीचे की तरफ गिराते हैं। The falling water flow through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam। और जो डैम बना होता है उसके बॉटम पर कुछ टरबाइंस लगे होते हैं, और उन टरबाइंस की ब्लेड्स होती है, और जैसे ही हाइट से, बहुत ज़्यादा हाइट से उनके ऊपर पानी गिराया जाता है तो उसकी वजह से जो टरबाइन की ब्लेड्स होती है वो मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। द मूविंग ब्लेड देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो ब्लेड होंगी वो क्या करेगी कि जो जनरेटर है उसको स्टार्ट कर देगी, जो ब्लेड्स होंगी वो अपनी मूविंग से जनरेटर को स्टार्ट कर देगी, और उसी के साथ क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और इस प्रोसेस से जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। और उसके बाद जो पानी बचेगा, मतलब जैसे ही हम पानी को फ्लो करेंगे, ऊपर से गिराएंगे, वो टरबाइन घूमेगा, उसके बाद जो पानी बचेगा बिजली बनाने के बाद, उसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। मतलब हम जितनी भी पावर यूज़ करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी हम पावर यूज़ करते हैं उसका 1/4 पार्ट ओनली किससे बनाया जाता है, हाइडल पावर से। हाइडल पावर है वो पानी से बनाया जाता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सबसे ज़्यादा हाइडल पावर कहाँ कहाँ पर बनती है, पैराग्वे में, नॉर्वे में, ब्राज़ील में और चाइना में। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और इंडिया में कहाँ कहाँ पर हाइडल पावर बनाई जाती है, भाखड़ा नांगल डैम, गांधी सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम और दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है उन पर यहाँ पर हाइडल पावर जनरेट की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। ओके, तो जो नॉन कन्वेंशनल, ओके, कन्वेंशनल के बारे में तो हम देख चुके कि वो सोर्स जो हम बहुत पहले से, बहुत लंबे टाइम से जब जिन रिसोर्सेज का हम यूज़ करते आ रहे हैं पावर जनरेट करने के लिए। अभी हमारे पास आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब
एनर्जी प्रोड्यूस करने के वो सोर्स जो नॉन कन्वेंशनल है, जो हम अभी फ़िलहाल में ही मतलब उनको यूज़ करते हुए हमें बहुत ही कम टाइम हुआ है। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट शॉर्टेज। जैसे ही हम फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे तो उनकी शॉर्टेज होती जा रही थी। इट इज़ एस्टिमेट दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यू, अगर ये एस्टिमेट माना जा रहा था, ये माना जा रहा था कि प्रेजेंट में भी अगर हम उनका कंजप्शन इसी प्रोसेस से, इसी स्पीड से करते रहे, द रिजर्वर ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड, तो इसके जो रिजर्वर होंगे जो इन फ्यूल के, वो ख़त्म हो जाएंगे। मोरओवर देयर यूज ऑल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और ऊपर से जब इनको हम यूज़ करते हैं तो इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है। देयर फॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स। ओके, और उसी के लिए हमने किसकी ज़रूरत पड़ी कि हम कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्स का यूज़ करते हैं जिससे एनवायरमेंट को भी एनवायरमेंट पोल्यूटेड भी ना हो, और जो फ्यूसिल फॉइल का हम लगातार यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ख़त्म होने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ओके, तो इसी के लिए क्या किया कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करने लग गए, और वो कौन कौन सी है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ओके, और विच आर रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ओके, जैसे सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी में क्या होता है कि हम जो सन रेज होती है उनसे एनर्जी जनरेट करते हैं, तो वो तो कभी ख़त्म होगी ही नहीं। विंड एनर्जी है, हवा भी कभी ख़त्म नहीं होती। टाइडल एनर्जी है, वो भी कभी ख़त्म नहीं होगी। ओके, क्योंकि टाइड तो हमेशा आती रहती है, विंड्स भी हमेशा होती है, सोलर जो सनलाइट होती है वो भी हमेशा होती है। तो ये ऐसे सोर्स है जो नॉन कन्वेंशनल है, मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अगर थोड़े टाइम के लिए ख़त्म हो जाते हैं तो फिर दूसरे टाइम ये दोबारा से, मतलब इनको दोबारा से बनने में लाखों साल नहीं लगते, बस कुछ घंटे ही लगते हैं। ओके, तो इनको हम कौन से सोर्स बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो जो कन्वेंशनल सोर्स थे उनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी शॉर्टेज होती जा रही थी, और अगर हम उनका यूज़ ऐसे ही करते रहे तो ये माना जा रहा था कि जो फ्यूसिल फॉइल है वो ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर से जब हम उनको यूज़ करते थे तो उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होता था, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है हम उनका यूज़ करें। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन कौन से हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है सोलर एनर्जी के बारे में कि सोलर एनर्जी कैसे जनरेट होती है। सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फील्ड बाय अस एवरी डे। जो सन हीट होती है और जो सनलाइट होती है उससे जो एनर्जी बनती है, जो उसमें जो एनर्जी होती है वो हम हमेशा फील करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसके लिए हम सोलर सेल का यूज़ करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी बना सके। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो हाउस होते हैं, जो घर होते हैं, वो सभी अब सोलर एनर्जी का यूज़ करने लगे हैं। सोलर सेल लगे होते हैं, सोलर पैनल लगे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। मैनी ऑफ दीज सेल आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और काफ़ी ज़्यादा जो सोलर सेल होते हैं उनको जब हम एक साथ मिला देते हैं तो वो सोलर पैनल बन जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये वो कौन सी, जो हम सनलाइट का यूज़ करके, जो सनलाइट की वजह से जो हम उसको यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सोलर पैनल की। ओके, जो सोलर पैनल होते हैं, सोलर सेल होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो सनलाइट होती है जो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ utilizing solar energy benefit a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine। और सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जो ट्रॉपिकल कंट्री होती है, जो ट्रॉपिकल एरिया में जो कंट्री लाई करती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी बेनिफिटेबल है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी
लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। ओके, तो सोलर एनर्जी को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? सोलर हीटर में, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर भी होते हैं। और जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहाँ पर भी क्या होता है कि हम किसका यूज़ कर सकते हैं? जो वहाँ पर सोलर पैनल लगे होते हैं उसकी वजह से पूरे दिन तो जो सोलर पैनल है वो इलेक्ट्रिसिटी को रिजर्व करके रखेगा, और जैसे ही रात होगी तो उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी रिजर्व्ड है तो उसकी वजह से वो लाइट ओपन हो जाएगी और रात को वो लाइट काम करेगी। ओके, तो इससे क्या होगा कि सोलर एनर्जी को हम अलग अलग जगह सोलर पैनल का यूज़ करके एनर्जी जनरेट करके और उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास किसके बारे में था? सोलर एनर्जी के बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है विंड एनर्जी। ओके, विंड एनर्जी कौन सी होती है? विंड इज अन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड जो है वो कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी का सोर्स है। विंड मिल हैव बीन यूज्ड फॉर ग्रेडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमोरियल। ओके, तो आपने देखा होगा कि विंड मिल लगी होती है, पवन चक्की जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर मोस्टली ज़्यादा होती है, विंड मिल लगी होती है और उस पर ब्लेड्स लगी होती है। जैसे ही हवा चलती है और वो विंड मिल से टकराती है, ओके, तो जो उसकी ग्रेन्स होती है, जो उसकी जो ब्लेड्स होती है वो रन करना स्टार्ट कर देती है, और जितनी तेज़ी से वो रन करेगी उतनी तेज़ी से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। In modern time windmill, the high speed wind rotate the windmill which is considered to a जनरेटर ऑफ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो विंड मिल पर जैसे ही तेज़ हवा चलेगी तो विंड मिल पर जो उसकी ब्लेड्स लगी होती है वो रोटेट करेगी, और रोटेट करने की वजह से वो जनरेटर को स्टार्ट करेगी और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। विंड फार्म हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन। सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? कोस्टल रीजन पर, जहाँ पर समुद्री इलाका होता है। ओके, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा, एंड इन माउंटेन पासिस विच स्ट्रोंग एंड स्टडी। और इसके अलावा कोस्टल रीजन के अलावा और कहाँ पर होती है? माउंटेन पर, जहाँ पर बहुत तेज़ी से हवाएं चलती है वहाँ पर विंड मिल सेटअप होती है। विंड ब्लो, विंड फॉर्म फ्रॉम फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन आर नोट फॉर दियर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। और सबसे ज़्यादा जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहाँ कहाँ पर, किस किस कंट्री में होती है? वो होती है नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था हमारा विंड एनर्जी से रिलेटेड। तो आज की वीडियो के पार्ट में बस इतना ही, जिसमें हमने किस किस के बारे में किया है? जो कन्वेंशनल सोर्स थे उनके बारे में, और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स के कुछ पार्ट को हमने इंक्लूड किया है। उसके बाद न्यूक्लियर पावर के बारे में या जो टाइडल पावर है उसके बारे में हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो में हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें फायरवुड के बारे में और फोसिल फ्यूल होते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में देखा। उसके बाद फिर हमने हाइडल पावर के बारे में देखा, जो पावर हम वाटर से या जो रिवर डैम की वजह से जो जनरेट होती है उसके बारे में भी देखा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है एनर्जी के, उनके बारे में देखा। उसमें हमने टॉपिक इंक्लूड किया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन दोनों के बारे में। ओके, और उसके बाद फिर जो न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इनके बारे में हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में इतना ही, और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी वो सभी आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखनी है, और साथ में उनको अच्छे से याद भी करना है कि कौन सी एनर्जी कैसे जनरेट होती है, कहाँ कहाँ पर, किस किस कंट्री में वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और इंडिया में उनकी लोकेशन कहाँ पर है। ओके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो आज की वीडियो में हमने कवर किया है वो अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।